दुनिया को गजा और इसराइल में होने वाले तशद्दुद से शदीद धचका पहुंचा है और इसकी वजह से एक बार फिर इसराइल फिलिस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल का मुतालबा किया जा रहा है। A two-state solution is the only way. This is the heart of the two-state solution. चंद आलमी रहनुमाओं ने तजवीज दी है कि 2 रियासती हल पर फिर से बात की जाए, to find a two-state solution. लेकिन दहाइयों की नाकामियों के बाद क्या अब भी ये देरपा हल है? 2 रियासती हल के तहत आजाद फिलिस्तीनी रियासत कायम होगी, लेकिन फिलिस्तीन और इसराइल के आजाद रियासतों के तौर पर एक दूसरे के पड़ोस में रहने के लिए जरूरी है कि वो एक दूसरे के वजूद के हक को तस्लीम करें। इजरायली हुकूमत के सरबराह बिन्यामिन नेतन्याहू आजाद फिलिस्तीन के मुखालिफ हैं और अपनी सियासी जिंदगी में उन्होंने हमेशा 2 रियासती हल की मुखालिफत की है। रवां साल उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इसराइल का नक्शा दिखाया, जिसमें फलस्तीनियों के लिए कोई इलाका नहीं था और उस पर तनकीद भी हुई। उसी तकरीर में उन्होंने फलस्तीनियों पर इल्जाम लगाया कि वो इसराइल की यहूदी रियासत को तस्लीम नहीं करते। For peace to prevail, the Palestinians must stop spewing Jew hatred, finally reconcile themselves to the Jewish state. दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों की जानिब से मुज़ाहमती जद्दोजहद के तौर पर देखी जाने वाली और मगरिबी रहनुमाओं की जानिब से शिद्दत पसंद ग्रुप समझी जाने वाली हमास इसराइल के वजूद के हक को तस्लीम नहीं करती। वो उस मुसल्लह जद्दोजहद की हामी है जो इस वक्त जारी है। نحن لا تتخلى لا القيادة السياسية ولا القيادة العسكرية عن مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الأساسية وهي تحرير فلسطين. هذه هي الفتنة. लेकिन हमास फ़लस्तीन की वाहिद सियासी आवाज़ नहीं है। 2006 तक फ़लस्तीनी अथॉरिटी का ग़र्ब उर्दन और गज़ा पर कंट्रोल था। तहम उस साल इलेक्शन के बाद हमास ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गज़ा से बाहर कर दिया और फ़लस्तीनी क़यादत में दरार पड़ गई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी तवील अरसे से 2 रियासती हल की हामी रही है और इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम करती है। ताहम गवर्निंग बॉडी के सदर महमूद अब्बास का दावा है कि इसराइल का रवैया अब अमन के क़याम के हामी शराकतदार का नहीं रहा। लक़द बात वाज़िहन अय्युहा अस्सय्यदात वस्सादा अन इसराइल التي تتنكر لقرارات الشرعية الدولية قررت ألا تكون شريكا لنا في عملية السلام، وهي التي سعت وتسعى بسياساتها الراهنة وعن سبق إصرار وتصميم إلى تدمير حل الدولتين। बिन्यामिन नेतन्याहू की हुकूमत पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि फ़लस्तीनी क़यादत में हम आहंगी ना होना इसराइल में 2 रियासती हल की मुखालफत करने वालों के हक में जाता है। Netanyahu, he nourished the Hamas economy and the Hamas existence in Gaza in order to weaken the Palestinian Authority at the West Bank. He was feeding Hamas in order to prevent any option for a Palestinian state in the occupied West Bank territories because his settlement's political base is there. बिन्यामिन नेतन्याहू माजी में उन दावों को मुस्तरद कर चुके हैं कि वो हमास को मजबूत करना चाहते हैं, जबकि दीगर इसराइली कहते हैं कि जब तक हमास इसराइल की तबाही के दर पे है, अमन का क़याम नामुमकिन है। There's no option but to eradicate Hamas, and if anyone has a better idea how to eradicate this Hamas ISIS, let me know. इसराइल में हुकूमत ने मुसलसल मकबूजा फ़लस्तीनी ज़मीन पर गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तामीर को अपनी सियासी तरजीह बनाया हुआ है। गैर सरकारी ग्रुप पीस नाउ के मुताबिक 2023 में इसराइल ने ग़र्ब उर्दन में यहूदी बस्तियों की तामीरात का नया रिकॉर्ड बना लिया है। इस नक्शे में सुर्ख रंग से 1969 से 2023 के दरमियान यहूदी बस्तियों में इजाफे को दिखाया गया है। उनकी तामीर की मंजूरी इसराइली हुकूमतों ने दी। नीले रंग में निशानज़दा बस्तियां गैर मंजूर शुदा है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत अफराद के नाम से जानी जाने वाली यहूदी बस्ती जैसी कम्युनिटीज
गैर कानूनी है, लेकिन इसराइल इसे तस्लीम नहीं करता। बहुत से फ़लस्तीनियों के लिए यहूदी बस्तियों का मसला अमन के क़याम की कोशिशों में बड़ी रुकावट है। If you look from a realpolitik perspective, if we look on the ground, 30 years after the peace process, we are faced with an entrenched Israeli military occupation. We are faced with a tripled number of settlers that had reached more than 750,000 settlers in the West Bank, hindering any possibility for any Palestinian state. दो रियासती हल 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा के तक़सीम के मंसूबे का हिस्सा था। इस मंसूबे में फ़लस्तीन के बरतानवी मैंडेट के इलाके को दो अलहदा रियासतों में तक़सीम करने की तजवीज़ पेश की गई। अक्सरियत यहूदी रियासत के लिए मुख्तस की गई और 43% अरब रियासत के लिए रखा गया, जिसमें बैतुल मक़दस के गिर्द एक एनक्लेव भी शामिल था। फ़लस्तीनियों ने यह मंसूबा मुस्तरद कर दिया, जबकि यहूदी अस्करी ग्रुप्स ने शहरों और बस्तियों पर कब्जा करने में वक्त नहीं लगाया। जंग के अख्तिताम तक इसराइली फ़लस्तीनी रियासत के लिए मुख्तस 78% हिस्से पर काबिज हो चुके थे। इसराइल ने एक और जंग 1967 में जीती और बाकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया, जिसमें ग़र्ब उर्दन और गजा समेत मशरिकी बैतुल मक़दस भी शामिल है, लेकिन तनाज़ा जारी रहा। 1993 में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह यासिर अराफात और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इसहाक रॉबिन ने ओस्लो मुआहदे पर दस्तखत किए। इन मुआहदों में तनाज़े के खात्मे के लिए दो रियासती हल की तजवीज़ दी गई। उस वक्त के इजरायली वज़ीर ख़ारजा शमून पेरेस ने एक नई शराकतदारी का ऐलान किया। We shall negotiate with you a permanent settlement and with all our neighbors a comprehensive peace. लेकिन ओस्लो मुआहदों को दोनों जानिब के क़दामत पसंदों ने मुस्तरद कर दिया और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का इब्तिदाई वादा नवंबर 1995 के वाक़यात ने खाक में मिला दिया। The Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin, the architect of the Middle East peace process, has been assassinated. He was shot tonight as he left a peace rally in Tel Aviv and died shortly afterwards in hospital. यहूदी इंतहा पसंद के हाथों उनकी हलाकत ने अमन अमल को शदीद नुकसान पहुंचाया। हसन असफर ओस्लो मुआहदे के दौरान फ़लस्तीनी वफ़द का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में रॉबिन ने जो मुआहदा PLO के साथ किया था, उस पर इसराइलियों में इख्तलाफात थे। والحقيقة الفلسطيني كان شريك إلى حد اغتيال رابين. الذي اغتال رابين ليس الطرف الفلسطيني، الذي لم يقم بأي شيء من واجبه والذي قتل السلام نتنياهو. रॉबिन के कत्ल के बाद बिन्यामिन नेतन्याहू बहुत से लोगों की नज़र में मुआहदे के बड़े मुखालिफ बनकर उभरे और अमन मुज़ाकरात के अमल को रोकने की वजह बने। नेतन्याहू की जमात लिकुद पार्टी के बुनियादी मंशूर में कहा गया कि समंदर और उर्दन के दरमियान सिर्फ इसराइली खुदमुख्तारी होगी। नेतन्याहू अपने इक़्तिदार के दौरान मुसलसल सिक्योरिटी खदशात को बतौर दलील दो रियासती हल के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। 2015 में इलेक्शन की रात उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत के तस्वुर को यकसर मुस्तरद कर दिया। כל מי שהולך להקים היום מדינה פלסטינית, כל מי שהולך לפנות שטח היום פשוט נותן שטח התקפה לאסלאם הקיצוני נגד מדינת ישראל. זו המציאות האמיתית שנוצרה כאן בשנים האחרונות. מי שלא מבין את זה פשוט טומן את ראשו בחול. השמאל עושה את זה, הוא טומן את ראשו בחול פעם אחר פעם. אם אתה ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית. אכן. ये तो वाज़ेह है कि ओस्लो मुआहदे के बाद से इसराइल में सियासी तौर पर दाएं जानिब शदीद झुकाव नजर आया है। बाएं बाजू का झुकाव रखने वाला अमन कैंप जो कभी आबादकारी के खिलाफ आवाज उठाया करता था, अब समझे गायब ही हो गया है। बाएं बाजू की नशिस्तों की तादाद जो कि 1992 में 56 थी, कम होकर 2022 में 4 रह गई। इसराइली पार्लियामेंट में अब दाएं बाजू और मजहबी जमातों की अक्सरियत है। 2 अरब जमातों के पास सिर्फ 10 नशिस्तें हैं, जबकि इसराइल की आबादी का 20% फ़लस्तीनी अरब हैं, जिनके पास वोट डालने का हक है।
2023 की इब्तिदा में इजरायलियों में किए जाने वाले अवामी सर्वे के मुताबिक 35% समझते हैं कि इजराइल और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का एक दूसरे के साथ पुरअमन तौर पर रहना मुमकिन है, जबकि 46% इजराइल से मुत्तफिक नहीं थे। बहुत से दाएं बाजू के इजरायली फ़लस्तीनियों की महदूद खुदमुख्तारी से ज़्यादा पर यकीन नहीं रखते। When I think about the future of the Israeli-Palestinian conflict, I have to be honest, I don't see any real solution anytime soon. So I think what we should do now is minimize the conflict, is allow Palestinians to have more autonomy, to have their own power grid, to have their own water desalination factories, and it will help both of us. फ़लस्तीन की बात करें तो वो मुहक्किक जिन्होंने नवंबर 2023 की इब्तिदा में गजा की पट्टी और गरब उर्दुन में लोगों से बात की, उनका कहना है कि जिन फ़लस्तीनियों से उन्होंने बात की उनमें से 17% 2 रियासती हल के हामी हैं, जबकि 68% का कहना है कि 2 रियासती हल के लिए उनकी हिमायत कम हुई है। 7 अक्टूबर के बाद शुरू होने वाली खूनरेजी ने इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े के देरपा हल की जुस्तजू को एक बार फिर जगा दिया है। ओस्लो मुआहदे के 30 साल बाद मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करने वालों में से कुछ अब भी 2 रियासती हल पर फिर से बात करने के हामी हैं। I believe that it is the only solution that we have. After the war, there will be a reshuffle. I don't believe that Netanyahu will remain as a prime minister, and the government will be very, very different this way or another. So I think that on the Israeli side, there is a chance, a serious chance, that the issue of the two-state solution will reappear. अब तक अमन की बहाली की तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं, लेकिन ऐसे में जबकि आलमी रहनुमा इसराइल और फ़लस्तीन को किसी मुआहदे की जानिब धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या 2 रियासती हल फिर से जिंदा हो सकता है?